छिपकली बहू की रसोई। कोमल का बेटा गौरव और बहू दीपा अपने गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़े हुए थे। आ जाओ मेरे बच्चों, अंदर आओ। दीपा अपने गृह प्रवेश की रस्म करती हुई घर में आ गई। अगली सुबह अब दीपा की पहली रसोई की रस्म की बारी थी। बहू, तू अपनी पहली रसोई में मीठे में खीर बना देना। ठीक है सासू माँ, लेकिन दीपा थोड़ी घबराई हुई थी। क्या हुआ बहू? नहीं नहीं, कुछ नहीं। देख बहू, तू मुझसे मत छिपा, मैं भी तेरी माँ ही हूँ। वो सासू माँ, मुझे छिपकलियों से बहुत ज्यादा डर लगता है। रात को जब मैं सो रही थी तब मैंने खिड़की से एक छिपकली को अंदर जाते देखा था। मेरी तो जान ही गले में आ गई थी। कहीं वो छिपकली अभी भी किचन के अंदर ही ना हो। दीपा की बात सुनकर कोमल हंस पड़ी। अरे बस इतनी सी बात। बहू छिपकली है, शेर थोड़े ही है जो उससे इतना ज्यादा डरा जाए। दीपा कोमल के साथ किचन में चली गई। कोमल ने किचन में अपनी नजरें दौड़ाई तो उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। देख बहू, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब तू बेफिक्र होकर अपनी पहली रसोई की रस्म को कर। जी। रसोई में छिपकली के ना होने पर भी दीपा को डर लग ही रहा था। चल भी दीपा, अब ऐसे क्या डरना। वैसे भी आज तेरी ससुराल में पहली रसोई है, तो तू इन बेकार के वहमों से ध्यान हटा और काम पर लग जा। दीपा ने एक ठंडी सांस ली और वो खाना बनाने लगी। चलो, खीर तो बन गई। अब जब तक ये ठंडी होती है तब तक मैं पनीर बना लेती हूँ। दीपा ने अपनी खीर को खिड़की के पास रख दिया और वो कबोर्ड से कुकर निकाल ही रही थी कि तभी उसने जैसे ही कबोर्ड के बर्तनों को हिलाया, उनमें से छिपकली निकल आई और दीपा की बाजू पर चढ़ गई। दीपा ने अपनी बाजू को जोर से झटका और वो छिपकली उसकी बाजू से सीधा जमीन पर गिरी। दीपा के चिल्लाने की आवाजें सुनकर कोमल भी वहीं आ गई। बहू, बहू। छिपकली दीपा की तरफ आ ही रही थी, इसलिए उसने घबराकर वहीं पास में पड़ा हुआ एक चम्मच उठा लिया और जोर से उस छिपकली में दे मारा। वो छिपकली तड़पने लगी और इंसानी आवाज में बोली, ये तूने सही नहीं किया। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे थे, तूने मुझे मारा है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जब भी रात के 12 बजेंगे तू 10 मिनट के लिए एक छिपकली में बदल जाएगी। तुझे इस श्राप से तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कोई स्वयं की इच्छा से तेरी मदद ना करे। ऐसा बोलकर वो छिपकली वहीं गायब हो गई। उसकी बातें सुनकर दोनों सास बहू हैरान थी। बहू, ये कोई साधारण छिपकली नहीं थी। अब क्या होगा माँ, नहीं पता, लेकिन तू डर मत। मुझे यकीन है कि इस छिपकली का श्राप तुझे नहीं लगेगा। अब तू डर मत। दीपा फिर से अपने कामों में लग गई, लेकिन वो छिपकली की बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। सभी को उसने अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाया। वाह बहू, बहुत मजा आया। तेरे हाथों में तो जादू है। ये ले बेटा तेरा शगुन। सब कुछ अच्छे से हो रहा था। अब लगभग रात के 11 बज चुके थे और सभी अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। दीपा को उस छिपकली की बात सता रही थी। क्या हुआ दीपा? कुछ नहीं गौरव जी, वो मैं कुछ सोच रही थी। ऐसा बोलकर दीपा अपनी आंखें बंद करके लेट गई। कुछ देर बाद गौरव तो सो गया, लेकिन दीपा की अचानक घबराकर आंख खुली और उसका जी मचलाने लगा। अचानक से बड़ा जी घबरा रहा है। दीपा अपने कमरे के बाथरूम में चली गई और फिर वहां वो अपना होश खोने लगी। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। उस समय 12 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे और ठीक 12 बजते ही दीपा एक छिपकली में बदल गई और पूरे बाथरूम के दीवारों पर इधर उधर चढ़ने लगी, बिल्कुल जिस तरह छिपकलियां करती हैं। दरवाजा अंदर से बंद था। बाथरूम से अजीब अजीब सी आवाजें सुनकर गौरव वहां आ गया और दीपा को आवाजें देने लगा। दीपा, दीपा, अंदर तुम हो? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लेकिन 10 मिनट तक दीपा को कहां होश आने वाला था। 10 मिनट बाद जब उसे होश आया और वो अपने इंसानी रूप में आ गई, तब दीपा ने दरवाजा खोला। क्या हुआ गौरव जी, आप यहाँ खड़े होकर चिल्ला क्यों रहे हो? थैंक गॉड तुम ठीक हो। पता है अंदर से कितनी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैं तो बहुत डर गया था। कैसी आवाजें? दीपा को कुछ भी याद नहीं था। चलो अब ये सब छोड़ो, शायद वो बस मेरा वहम होगा। अब चलो आकर सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। गौरव और दीपा दोनों सोने जा ही रहे थे कि तभी गौरव ने दीपा की कलाई की तरफ देखा, जिस पर छिपकली की आकृति थी। ये क्या है दीपा? क्या? कुछ भी तो नहीं है।
दीपा गौरव की बात को टालती हुई लेट गई और वो दोनों सो गए। दीपा को भी उस छिपकली की श्राप के सच होने का अंदाजा हो रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। रोज यही सिलसिला जारी था। लगभग 1 महीना बीत जाने पर गौरव अपनी माँ से बोला, माँ मैं बहुत दिनों से एक बात देख रहा हूँ। गौरव ने कोमल को सब कुछ बता दिया। माँ दीपा दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है। ना वो ढंग से कुछ खाती है ना कुछ पीती है, और हर रोज आधी रात को बाथरूम में जाती है और फिर वहां से कुछ अजीबोगरीब सी आवाजें आती हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दीपा ठीक तो है ना? गौरव की बात सुनकर कोमल को छिपकली का श्राप याद आया, लेकिन वो ये बात उसे नहीं बताना चाहती थी। मुझे तो बहू एकदम चंगी लग रही है, और तू बोल रहा है तो एक नजर मैं उसे डॉक्टर को भी दिखा दूंगी। कोमल ने गौरव के सामने बात को खत्म कर दिया और वो दीपा को एक तांत्रिक के पास लेकर गई और उसे पूरी बात बता दी, लेकिन उस तांत्रिक के इलाज से कुछ भी नहीं हुआ। बहू, उस छिपकली ने कहा था अगर कोई स्वयं की इच्छा से तुझे ठीक करेगा तभी तू ठीक हो सकेगी। इस तरह कोमल ने दीपा को बहुत जगह से इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई और कुछ खाने के लिए मांगने लगी। अरे इस बुढ़िया को कुछ खिला दो, बदले में भगवान तुम्हारी मदद करेगा। उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर दीपा ताजी ताजी पनीर की सब्जी और रोटियां उसके पास ले आई। शुक्रिया बेटा, तूने मेरा पेट भरवाया है। भगवान तेरी सारी मुरादें पूरी करे। दीपा उसे देखकर मुस्कुराई। जैसे ही उसने वहां से बर्तन उठाए तभी उस बूढ़ी औरत की निगाह उसके छिपकली वाले निशान पर पड़ गई। बेटा, ये निशान कैसा है? ये कुछ नहीं, मैं इस बारे में आपको नहीं बता सकती। दीपा ने इस तरह बात को टालना चाहा, लेकिन तभी वो बूढ़ी बोली, देखो बेटा, मुझे नहीं पता कि बात क्या है, लेकिन तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो और मैं दिल से तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि तुम्हारी परेशानी क्या है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत ने एक मंत्र एक कागज पर लिखकर दीपा को दे दिया। देखो बेटी, इस मंत्र को पढ़कर तुम जो मांगोगी वो तुम्हें जरूर मिलेगा। ये मेरा आजमाया हुआ है। आज तक मैंने जो मांगा वो मुझे मिला है, तो तुम्हें भी जरूर मिलेगा। अब मैं चलती हूँ। वो औरत ऐसा बोलकर वहां से चली गई और फिर दीपा ने रात के 12 बजते ही वही किया जो उस औरत ने बोला था। दीपा ने उस मंत्र को पढ़कर भगवान से उस श्राप की मुक्ति के लिए बहुत कामना की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उस मंत्र को पढ़ते हुए अब दीपा को लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। भगवान जी, आप कब तक मेरी नहीं सुनोगे? अब आपको मुझे इस श्राप से मुक्त करना ही पड़ेगा। जब तक मुझे इन सब से मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक मैं इस मंत्र का जाप नहीं छोड़ूंगी। आज दीपा फिर से रात के 12 बजने से पहले उस मंत्र का जाप कर रही थी और जैसे ही 12 बजे उसे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन आज वो किसी छिपकली में नहीं बदली थी। मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई। मम्मी जी, मम्मी जी। दीपा ने खुशी के मारे चिल्लाकर सभी को जगा दिया। जैसे ही कोमल को पता चला तो वो भी खुशी से उछल पड़ी। बहू, तूने कर दिखाया। गौरव और दीपा का ससुर कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। दोनों सास बहू बहुत ज्यादा खुश थी। उस दिन के बाद से दीपा फिर कभी भी छिपकली में नहीं बदली और सभी खुशी खुशी रहने लगे थे। रेलवे स्टेशन पर अमीर बहू का गरीब ससुराल। दिशा अपने माँ और बाबा के साथ रहती थी। उसके बाबा का काम बहुत अच्छा था, इसीलिए दिशा ने अपने बचपन से ऐशो आराम ही देखा था। मम्मी, यस बेबी। मम्मी, आज मैं और मेरी फ्रेंड्स मिलकर ट्रेन के पास वाले शहर की पहाड़ियों में कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ तो जाओ। मम्मी, मैं पूछ रही थी कि मेरा सूटकेस कहाँ पर है? वो तो मैंने सफाई वाली आंटी को दे दिया। एक काम करो ना, तुम ना कबर्ड से दूसरा वाला निकाल लो। ओह नो मम्मी, इस तरह से अच्छी खासी चीजों को आप मत दिया करो। माना हम अमीर हैं, लेकिन ये फिजूल खर्ची तो अच्छी नहीं है ना। ओह बेबी, तुम बहुत सोचती हो। दिशा को ना चाहते हुए भी नया सूटकेस निकालना पड़ा। वैसे दिशा बहुत अमीर परिवार से थी, लेकिन उसके अंदर फिजूल खर्ची, दिखावा और अमीरी का जरा भी घमंड नहीं था। वो बस एक सीधी सादी सी लड़की थी। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। ओके बाय स्वीट हार्ट। दिशा स्टेशन पर पहुंच गई, जहां उसकी 3 सहेलियां उसका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, मैं आ गई। ओहो, कितनी देर कर दी। सॉरी, वो मेरा सूटकेस नहीं मिल रहा था, बस इसीलिए देर हो गई। अब जल्दी ट्रेन में चलो, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, लेकिन अगर ट्रेन मिस हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। चारों सहेलियां ट्रेन में चढ़ गईं। वो चारों ही काफी अमीर थी। अरे दिशा, ये देख, मेरी मम्मा ने ये घड़ी मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। पता है, ये प्योर डायमंड की है।
बहुत अच्छी है। दोस्तों अभी ये सब नहीं, जरा आसमान और इस नज़ारे की तरफ देखो, सब कुछ कितना शांत और खूबसूरत है। तू तो हमेशा नेचर में ही खोई रहा कर। मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ कि मुझे ट्रेन का सफर और नेचर कितना ज्यादा पसंद है। हाँ, हम जानते हैं तू ही वो इंसान है जिसने हमें वीआईपी सीट भी नहीं लेने दी। बस तेरी ही वजह से हम इस नॉर्मल डब्बे में सफर कर रहे हैं। जानती हूँ, लेकिन तुम्हें परेशानी तो नहीं हो रही है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से सभी लड़कियां बातें करती हुई सफर कर रही थी और कुछ ही देर में वो सभी अपनी मंजिल पर पहुंच भी गईं। उन्होंने पहाड़ी चढ़कर अपना कैंप लगाया। आहा, मजा आ गया। अब तो मेरा मन कुछ देर सोने का कर रहा है। मेरा भी। तो तुम दोनों सो ही जाओ, हम दोनों थोड़ा जंगल में घूम कर आते हैं। दोनों सहेलियां जंगल में घूमने निकल गई। चलना यार, वहां पहाड़ी से तस्वीर खींचते हैं। नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, तू ही जा, तब तक मैं थोड़ा और घूम लेती हूँ। ओके। दिशा की सहेली भी उसे छोड़कर चली गई। दिशा पहाड़ी के ऊपर से तस्वीरें खींची रही थी कि तभी उसका पांव फिसल गया। वो बस खाई में गिरने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। दिशा ने जैसे ही उस बंदे की तरफ देखा तो वो अपनी नजरें उसके ऊपर से हटा नहीं सकी। गोरा रंग, सुंदर आंखें, कपड़े तो कुछ खास नहीं थे, लेकिन दिशा को पहली नजर में उस इंसान से प्यार हो गया था। चलिए, भगवान का शुक्र है। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और आपको चिल्लाते हुए सुना तो बस दौड़ा चला आया। वैसे आपका नाम क्या है? दिशा। और आप? देव। अच्छा नाम है। आपका भी। दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर दिशा की सहेली आ गई। ओहो, यहाँ क्या चल रहा है? चुप कर, तू भी ना। दोनों सहेलियों की बातें सुनकर देव हंस पड़ा। अपनी सहेली का ख्याल रखना, और बेहतर होगा अगर आप अंधेरे से पहले इस जगह से चली जाओ। रात में यहाँ जंगली जानवर भी आ जाते हैं। दोनों सहेलियों ने देव की बात सुनी और वो जल्दी से अपनी कैंपिंग की जगह पर आ गई। लेकिन दिशा अपना दिल और दिमाग सब देव के पास ही छोड़ आई थी। तो वहीं देव को भी दिशा से प्यार हो गया था। ये दिशा को क्या हुआ है? ये इतनी खामोश क्यों है? पता नहीं, शायद इसे दिल का दर्द लगा है। चुप करो तुम लोग। दिशा खुद भी इस बात को जान गई थी कि उसे देव से प्रेम हो चुका था। अगली सुबह दिशा को देखने के बहाने पहाड़ी पर देव आया, जहाँ पर वो बैठी हुई देव के ख्यालों में ही खो रही थी। आखिर क्यों मुझे वो इंसान पसंद आया जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ? वो मुझे अब मिलेगा भी या नहीं? देव, तुम कहाँ हो? तुम्हारे पीछे। दिशा ने पलट कर देखा तो वहां देव खड़ा हुआ था। उसे देखकर दिशा की आंखें भर आई और उसने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ दिशा। दोनों ने बिना किसी को बताए एक दूसरे से शादी भी कर ली। शादी में बस दिशा की सहेलियां थी और फिर वो देव के साथ अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में सभी ने दिशा को खुशी से अपनाया और दिशा भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। लेकिन वो लोग उसके मायके जितने अमीर नहीं थे। अब शादी हुए लगभग 3 महीने बीत चुके थे और दिशा आंखों में आंसू लिए अपनी खिड़की से देख रही थी। बहू, क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी जी। कुछ भी तो नहीं। कुछ तो बात है जो तू मुझसे छिपा रही है। कोई बात नहीं है। पक्का? मम्मी, मैं जाकर रोटी बना लेती हूँ। दिशा वापस से जाकर अपने घर के कामों में लग गई। दरअसल दिशा का ससुराल रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर पर था, तो वहां से ट्रेनों का आना जाना, पूरा नजारा साफ साफ नजर आता था। दिशा खिड़की पर बैठकर अपनी शादी से पहले की जिंदगी को याद कर रही थी। दिशा अब कुछ दिनों से उदास दिखाई दे रही थी। बहू, कुछ तो बात है जो तू हमसे छिपा रही है। बोल, क्या बात है? सच बताऊं मम्मी जी? हाँ बिल्कुल। माँ, क्या कभी आपने इन बड़ी बड़ी ट्रेनों से सफर किया है? अरे बेटा, इन्हें देखते देखते बाल सफेद हो गए, लेकिन कभी भी इनमें सफर करना नसीब नहीं हुआ। वैसे तू ऐसा क्यों पूछ रही है? इससे पहले दिशा कोई जवाब देती, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं देखती हूँ। दिशा ने जैसे ही दरवाजा खोला वो हैरान रह गई। माँ, बाबा, आप? दिशा उन्हें देखकर रो पड़ी और अपने माँ बाबा के गले लग गई। बेटा, तूने हमें बिना बताए ही शादी कर ली। मुझे माफ कर दो माँ। मुझे लगा कि अगर मैंने आपको देव के बारे में बताया तो आप उसके हालातों को देखकर मेरी शादी उससे नहीं कराओगे। अरे, शादी करने के बाद तो हमें बता ही देती। पता है हम कितने परेशान हो गए थे। लेकिन किसी तरह हमने तेरा पता निकलवा ही लिया। दिशा अपने माँ बाबा को देख रो पड़ी। जानकी ने उन्हें अंदर बुलाया और दिल से उनकी खातिरदारी की। आपकी बेटी बहुत अच्छी है। सच में ऐसी बहू तो नसीब वाली सासों को ही मिलती है। अपनी बेटी की सास की इतनी अच्छी आदत देख दिशा के माँ बाबा भी बहुत खुश हुए। अब जब हम लोग यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना एक
ट्रेन ट्रिप पर चले। वैसे भी ये काम तो दिशा का फेवरेट है। अपनी माँ की बात सुनकर दिशा बहुत खुश हो गई। देव, दिशा, जानकी और उसके माँ बाबा सभी एक साथ ट्रिप के लिए निकल गए। देव, तुम्हें देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम मेरी कंपनी को अच्छे से संभाल सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी के मैनेजर बन जाओ। अपने बाबा की बात सुनकर दिशा बहुत खुश हुई। उसके पति को एक अच्छा काम मिल चुका था और दिशा ने अपनी सास को भी ट्रेन में सफर करा दिया था। अब देव भी काम पर जाने लगा था और धीरे धीरे उनके घर के हालात भी बिल्कुल बदल गए और सभी खुशी खुशी रहने लगे।